जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 89 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज उनसे आगे करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा, न तो एक नहीं दो, क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 171(1) के तहत इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है उसका आकार राज्य की विधानसभा के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये गलत होगा इसमें। और साथ ही जो विधान परिषद है उनके सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होगी विधान परिषद के वो 40 से कम नहीं हो सकती। तो पहला तो गलत होगा। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देश करता है। तो राज्यपाल नहीं करता है। किसी भी राज्य की जो विधान परिषद होती है अपने सदस्यों में से स्वयं अपना जो सभापति या उपसभापति चुनेगी। ये अनुच्छेद 182 के अनुसार कोई किसी भी राज्य की विधानसभा जो विधान परिषद है वो अपने सदस्यों में से ही स्वयं अपना राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनेगी। तो दोनों ही इसमें गलत होंगे। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत के संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तो ये सही होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो जो वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य विभाग वो केंद्रीय बजट को तैयार करता है। तो ये गलत होगा। और लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो जो केंद्रीय बजट जो होता है ना, ये लोक लेखा से लिए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए जो भारत सरकार होती है वो स्वतंत्र होती है। उसके लिए किसी भी संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन 2 होगा वही सही होगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो ये सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। तो इसमें जो बी होगा 1 और 2 वही सही होगा। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का जो साधारण बहुमत होता है उसके द्वारा। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो जो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये अनुच्छेद 53(1) के अनुसार 53(1) के अनुसार राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये तो गलत होगा। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो कैबिनेट सचिव जो होता है या मंत्रिमंडल जो होता है वो सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें दोनों ही गलत होंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सही है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो राज्य में जो मुख्य सचिव होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो ये दूसरा गलत होगा। इसमें जो ए होगा वो सही होगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। अगर समानता है तो विशेष अधिकार जो होता है किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार का अभाव होता है। तो जो समानता का जो अधिकार है उसके तहत
18A में भारत के जो नागरिक हैं उनके विशेषाधिकार सैन्य और शैक्षणिक जो है उनको छोड़कर समाप्त कर दिया गया है। तो जो ए होगा वो सही होगा इसमें। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन ये होना आवश्यक नहीं है। जब भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तो राज्य के जो मंत्रिमंडल है उनको हटाया जाना तो ये होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है? तो ये इसकी विशेषता नहीं है, वरना भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी सही है। और संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ये तीनों सही है। हमें पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो डी नहीं होगी, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। स्थानीय स्वशासन की सर्वप्रथम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। संसदीय स्वरूप में जो कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो नहीं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, तो सरकार का जो अध्यक्ष होता है या सरकार का जो मुखिया होता है उसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो भारत की जो संसद है वो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न इन तीनों के द्वारा मंत्रिपरिषद के जो कार्य है उन पर नियंत्रण रखती है। तो इसमें जो डी होगा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही सही होंगे। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो कोई भी संसद सदस्य प्रस्तुत कर सकता है जो मंत्री ना हो, और इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा जो नामित सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। और जो मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक होता है उसको सरकारी विधेयक कहलाता है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, तो पहली बार नहीं होगा क्योंकि अभी तक 14 बार गैर सरकारी विधेयक पारित किए जा सकते हैं। तो इसमें न तो एक होगा नहीं दो, तो ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो इसमें जो डी होगा वो सही होगा, क्योंकि जो भारत में लोकसभा और राज्यसभा की जो राज्य की जो विधानसभा है उसमें चुनाव बहुलवादी जो व्यवस्था है वो अपनाई गई है, जिसमें सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। उसमें मतदान का कम से कम 50% पाना ये ज़रूरी नहीं है, अधिक मत होने वाला होना चाहिए। और भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो ये संविधान में प्रावधान नहीं, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं, ये मात्र एक परंपरा है। तो इसमें दोनों ही जो होंगे वो गलत होंगे, तो ऑप्शन डी सही होगा।
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा कि वो एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। तो भारत का जो ये निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है, और इसमें जो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो आम चुनाव जो होते हैं, आम चुनाव या उपचुनाव दोनों के जो चुनाव कार्यक्रम जो होते हैं वो चुनाव आयोग तय करता है, न कि संघ का गृह मंत्रालय। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो वो निर्वाचन आयोग निपटाता है ये विवाद, किंतु इसके फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी सही है। तो पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। तो स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, सीपीआई थी। तो ये तो गलत होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तो पहली, दूसरी और तीसरी जो लोकसभा थी उसमें विपक्ष के नेता के रूप में किसी को भी मान्यता नहीं मिली, लेकिन जो चौथी लोकसभा थी उसके दौरान दिसंबर 1969 में जो राम सुमन सिंह जो थे उनको विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली थी। तो ये सही होगा। लोकसभा में यदि किसी दल की न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो लोकसभा के विपक्ष नेता के लिए उस पार्टी को लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या के 10% जो स्थान है वो प्राप्त होने चाहिए। तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा वही सही होगा। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ये अधीनस्थ विधान समिति संबंधी जो समिति है वो ये समीक्षा करती है इनका। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। ये 15 सदस्य होती है, इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता नीति से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। तो ये सही नहीं है। बाकी किसी भी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोध, उन्मूलन, माफ़ी, परिवर्तन या विनियमन संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक में भारत की संचित नीति एवं भारत की आकस्मिकता नीति की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। लोकसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोटों के मूल्य से अधिक होता है। तो ये गलत होगा। तो ऑप्शन इसमें जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वो अपने पद को रिक्त कर देगा। तो ये पहला सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया गया हो तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है। तो जब भी कभी विधानसभा का विघटन होता है तो जो नई विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन वो रहता है। तो ये दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी। ये सही है कि अगर कोई भी राज्यपाल अपनी पदावधि के दौरान है तो उसमें न्यायालय में कोई भी उस पर जो दंडिक कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। ये सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। जो संविधान का छठा भाग है उसके अनुच्छेद 153, 153 से 161 तक
राज्य के जो राज्यपाल है उसके बारे में बताया गया है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। यानी कि जो राज्य की जो कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ है वो केंद्र को प्राप्त हो जाती है जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लागू होता है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है। तो भलीभांति या संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो तीसरा गलत होगा, पहला और दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। तो ये सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वो लोकसभा के जो नियम है उनका पालन करता है। तो ऑप्शन जो सी होगा कि 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस एक का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके घन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो? वो था सरकारिया आयोग 1900 जिसका गठन 1983 में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां, तो दोनों ही करती है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के आधार में स्वीकार करेंगे कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर? तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है कि लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण? तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है। स्थायी तौर पर भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो वो ये दूसरा जो है वो गलत होगा क्योंकि 6 साल की अवधि के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाता है, स्थायी तौर पर नहीं किया जाता है 6 साल की। तो ऑप्शन ए जो होगा इसमें सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का जो सत्र है आहूत यानी कि उसका आह्वान कर सकता है, ये सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो जो भारत के संविधान है उसमें संसद के सत्रों की कोई भी संख्या नहीं दी गई है। तो दूसरा तो गलत होगा। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो पहला और तीसरा जो होगा वो सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? तो राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियाँ है वो संविधान में संशोधन करने के विषय में एक समान है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। तो ऑप्शन डी सही होगा। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं, जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
संविधान के जो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की गारंटी है, तो ए सही होगा इसमें। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका जो स्वरूप है वो संघीय है, तो इसमें जो न्यायपालिका होती है उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा जो मॉडल है उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, तो जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। जो ब्रिटिश जो है उसमें संसद जो है सर्वोपरि है, लेकिन हमारे जो संसद है उसकी जो शक्ति परिसीमित है, क्योंकि वो संविधान के अंतर्गत बनाई गई है, तो ये परिसीमित है इसकी शक्ति। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी आयंकर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, तो ये सुझाव उन्होंने नहीं दिया था, तो पहला तो गलत होगा। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया है। तो जो कार्मिक विभाग का गठन 1970 में प्रशासनिक जो सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर किया गया है और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन नहीं रखा गया है, इसे कैबिनेट के तहत रखा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। तो आज हमने राजनीतिक तंत्र के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।